मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो हमारी आजीविका का एक साधन है और इकोनॉमी का एक टाइप है जो आज हमारे प्राइमरी सेक्टर में काउंट किया जाता है। अब इसका इसका इतिहास पाषाण काल से शुरू होता है। तो हम पहले तो पाषाण काल के बारे में ये जाने कि जो पाषाण काल है उसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं, जिसको हम लिथिक एज या प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। उसका जो पहला पार्ट है वो पैलियोलिथिक एज है, फिर मीजोलिथिक एज है, फिर न्योलिथिक एज है, यानी हिंदी में उसको आप पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल कहिए। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि हम मानव या ह्यूमन लाइफ के बारे में भी कुछ जानें। तो देखिए, जो पैलियोलिथिक एज है जिसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं, उस पीरियड का जो मानव था वो कहलाता था ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस। वो मानव जो था वो एक बारबरस या बर्बर टाइप का हुआ करता था और वो खेती को नहीं जानता था। उसकी जो आजीविका का मुख्य साधन था वो था हंटिंग, शिकार करना। और वो जंगल में रहता था, पशुओं का शिकार करता था, खा जाता था। इसके बाद जो सेकंड फेस आता है वो हमारा कहलाता है मीजोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल। उस मध्य पाषाण काल में कुछ ह्यूमन लाइफ में चेंज आई थी और अब इस पीरियड में वो उसकी जो आजीविका थी या जो पेट भरने का जो साधन था वो हंटिंग के साथ साथ गैदरिंग यानी संग्रह करता भी हो गया था। और अब वो ये करता था कि शिकार के लिए जाता था और उसी के साथ कुछ कंदमूल, जो फल फूल वगैरह सब तोड़ लाता था और अपनी झोपड़ी में जो पत्तों से उसने बना ली थी उसमें रख लेता था। तो जो ह्यूमन लाइफ का जो फर्स्ट फेस है वो हंटिंग बेस है। जो सेकंड फेस है मीजोलिथिक का वो हंटिंग प्लस गैदरिंग, संग्रहकर्ता का फेस है। अब आता है न्योलिथिक एज जिसे नवपाषाण काल कहते हैं। इस नवपाषाण काल में ही मानव अब हो गया प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। अब उसने जब वो उत्पादक हुआ तो उसने जो शुरुआत की वो खेती से की, यानी नवपाषाण काल से खेती का प्रारंभ होता है भारत में। और ये माना जाता है ये 9000 बीसी के आसपास भारत में खेती कार्य प्रारंभ हुआ। और जब खेती कार्य प्रारंभ हुआ तो उसी के साथ ग्रामीण जीवन की भी शुरुआत हुई। और चूंकि उसको अपने अन्न भंडारण के लिए कुछ बर्तनों की जरूरत थी तो कुंभकारी भी शुरू हुई। और अब बात आती है कि कैसे ये पता। तो भारत में पहले सुव्यवस्थित कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। और पूछते हैं ये जो मेहरगढ़ है ये अगर आज हम तलाश करें तो कहाँ जाना पड़ेगा। ये आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो खेती का प्रारंभ नवपाषाण काल से और खेती का जो पहला एविडेंस है सुव्यवस्थित वो मेहरगढ़ से। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आए। अब इसके बाद जो अगला पीरियड आता है जिसको हम कहते हैं हड़प्पा सप्ताह। तो हड़प्पा सप्ताह में देखिए शहरी जीवन था, खेती मुख्य व्यवसाय तो नहीं थी। हड़प्पा पीरियड में जो उनकी इकोनॉमी की बैकबोन थी वो था ट्रेड, और मेनली फॉरेन ट्रेड जो बेबीलोन और मेसोपोटामिया वगैरह से किया जाता था।
लेकिन एग्रीकल्चर उनका दूसरा मुख्य व्यवसाय था, प्रथम तो नहीं, ना उसका आधार था। और जो खेती की जाती थी, तो हड़प्पा काल में कितनी फसलें उगाई जाती थी, तो जो अब तक जो साक्ष्य मिले हैं वो 9 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। उनमें गेहूं था, चावल था, जौ था, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, सरसों और बाजरा। अब पूछते हैं कि ये जो 9 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, इनमें अगर कुछ ऐसा साक्ष्य मिलते हैं कि आदमी ने, जो मानव ने सबसे पहले जिस फसल की खेती की, तो वो क्या थी? तो वो कपास वाज द फर्स्ट क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय मैन। और अब मैन जो है नपाषाण काल से होमोसेपियंस कहलाने लगा था। तो अब पूछते हैं कि वो पहली उगाई गई फसल तो कपास थी, लेकिन मुख्य फसल क्या थी? तो इन 9 फसलों में जो सबसे इनकी मेन क्रॉप हुआ करती थी, वो गेहूं और जौ हुआ करती थी। और ये कैसे मान लिया जाए? तो इसके एविडेंस मिले हैं हमको। बनवाली जो हरियाणा में स्थित है, वहां से एक उन्नत किस्म का जौ के साक्ष्य मिले हैं। और देखिए, जो आज हमारा गुजरात वाला क्षेत्र है, वहां से 1800 बीसी के यानी ईसा पूर्व में चावल उगाए जाने के बड़े स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। और वो 2 जगह से मिले हैं। गुजरात में एक जगह है लोथल, जो उनका बड़ी मशहूर बंदरगाह हुआ करता था, सी पोर्ट, वहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और उस लोथल के बराबर में एक जगह थी जिसको रंगपुर कहते हैं, वहां से धान की भूसी के अवशेष मिले हैं। तो क्या ये मिश्रित खेती से ही वाकिफ थे? तो जो साक्ष्य मिलते हैं उससे, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित खेती भी ये लोग करते थे। क्योंकि जो राजस्थान में जो कालीबंगा है, जहाँ से काली चूड़ियाँ भी मिली हैं, उन्हीं के आधार पर उसका नाम कालीबंगा है, जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ से एक खेत ऐसा मिला है जो जुते हुए खेत को साक्ष्य, यानी इसका मतलब यह कि हल का प्रयोग किया जाता था। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। और कालीबंगा से ही एक खेत से 2 फसलें उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं, गेहूं और सरसों। अब इसके बाद का जो पीरियड आता है, जिसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, उस ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार अब भी कृषि नहीं हुआ था, बल्कि अब वो उनकी जो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी था वो पशुपालन था, लेकिन खेती की जाती थी। और खेती में एक पैटर्न ये नया आया था कि हड़प्पा काल में जो मुख्य फसल गेहूं और जौ हुआ करता था, अब इन ऋग्वैदिक आर्यों की जो मुख्य फसल थी वो यव हो गई थी। यव कहते हैं जौ के लिए, जिसे बारले कहते हैं। तो यव बहुत खास पॉइंट है। और चूंकि ये पंजाब और राजस्थान और आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित थे उस पीरियड में, इसके बाद ऋग्वैदिक काल जब ये ख़त्म होता है और 1000 बीसी में जब हम पहुंच आते हैं, तब हमारा उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक चलता है। और इस पीरियड में आर्य पंजाब से पूर्व की ओर बढ़े थे और उन्होंने अपना विस्तार पूर्व में सदा नीरा नदी यानी उत्तरी बिहार और हिमालय और विंध्याचल के बीच कर लिया था। और चूंकि ये बेल्ट जो है अब वो उपजाऊ बेल्ट उनके पैरों तले आ गई थी या उनके अधीन हो गई थी, और उत्तर वैदिक काल से अब उनका जो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर हुआ और कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना और यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन बना।
क्योंकि ये बेल्ट हमारी सब जंगलों से भरी हुई थी, लिहाजा उत्तर वैदिक काल के आर्यों ने इन जंगलों को साफ किया, उनमें आगे लगाई और उसके बाद उसको उपजाऊ बनाने के लिए जोतना या खुदाई का काम शुरू किया। तो चूंकि वो वन एरिया था, लिहाजा ये कोई आसान काम नहीं था। तब उन्होंने बड़े बड़े आकार के हल बनाए और जो साक्ष्य मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि एक हल में 6 से लेकर 24 बैल तक जोते जाते थे। इसका मतलब ये होता है कि पशुधन की आवश्यकता बढ़ी, क्योंकि कृषि उनका मुख्य व्यवसाय हो चुका था। और खेती में जो उनका पैटर्न था, अब वो मुख्य फसल यव ना होकर, क्योंकि ये बेल्ट जो है ये धान और गेहूं की बेल्ट है, तो इनकी जो मुख्य फसल थी अब वो गेहूं और धान हो गई थी। और गेहूं को वैदिक ग्रंथों में गोधूम वर्ड यूज किया गया है और धान के लिए बिरीही वर्ड यूज किया गया है। और ऐसा एविडेंस मिलता है कि 1000 बीसी के आसपास जो हस्तिनापुर है, उस हस्तिनापुर के निकट गंगा घाटी से भारत में चावल उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और जो शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य कृषि की चारों प्रक्रियाओं से वाकिफ हो गए थे। और वो चारों प्रक्रियाएं थी: जुताई यानी खेत को जोतना, बुआई यानी सोइंग करना, लावणी यानी उसको काटना, और उसके बाद मंडनी यानी उसको भूसे से अलग करना। इसके बाद फिर जो मौर्य पीरियड आता है, तो मौर्य पीरियड में जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, उसमें कृषि कार्यों की देख रेख के लिए पृथक तरीके से एक अधिकारी अपॉइंट किया गया था, जो कहलाता था सीता अध्यक्ष। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, वहां से एक उल्लेख ये मिलता है कि अशोक ने जो सौराष्ट्र की सुदर्शन झील थी उससे नहरें निकाली थी, जो सिंचाई जिनका उद्देश्य था। इसके बाद जो उसके बाद जो मौर्य उत्तर काल आता है, उस मौर्य उत्तर काल में जो सातवाहन शासक थे, वहां भी एक उल्लेख मिलता है कि सातवाहन काल का जो 17 नंबर का जो राजा था, 17th राजा हाल, उसने अपनी प्राकृत भाषा में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम गाथा सप्तशती है। और उसमें कृषि कार्यों में सिंचाई साधन के रूप में उसने रहट का उल्लेख किया है। हालांकि रहट में अभी गैर प्रणाली नहीं थी, ये मेडिवल पीरियड में जाके शुरू हुई है। उसके बाद जो हमारा गुप्त पीरियड है, उस गुप्त पीरियड में भी खेती कार्य चरम पर थे और गुप्त राजाओं ने कृषि विकास पर काफी बल दिया था और खेती सुचारू रूप से चलती रही। फिर जब राजपूत काल की बात आती है, तो राजपूत काल में चोल वंश, जो आज के तमिलनाडु पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर एक चोल वंश डेवलप हुआ था। और चोल वंश के अंतिम समय में एक राजा कुलोत्तुंग का उल्लेख मिलता है, जो एक कल्याणकारी राजा था। उसने कृषि विकास के लिए कार्य किए थे और उसने अपने उस तमिल क्षेत्र में बांध बनाकर उनसे नहरें भी निकलवाई थी। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारा जो एंशियंट पीरियड में है, उसका तो इतना उल्लेख मिलता है। और इसके बाद जो मल्टीपल पीरियड है और जो मॉडर्न पीरियड है, उसमें जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है या जो कृषि का इतिहास रहा है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज इतना ही।